जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे कल विलयन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ी थी विलेयता। तो विलेयता एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। विलेयता में हमने क्या पढ़ा था कि किसी विलायक के 100 ग्राम में निश्चित ताप पर विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। किसी भी विलायक में विलेय पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा यानी कि विलेय की मात्रा प्रति 100 ग्राम यानी प्रति 100 ग्राम में विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, विलेयता। बशर्ते टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। अब हम लोग इस विलयन में जलीय विलयन को पढ़ेंगे। विलयन चैप्टर में जलीय विलयन को पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ना है ठोस की द्रव में विलेयता। तो ठोस को हम द्रव में घोलते हैं तो क्या होगा, घुल जाएगा। जब हमने ये बात कही ठोस को द्रव में हम घोलते हैं तो आपके दिमाग में कोई किसी चीज़ की पिक्चर बनी क्या बना? आपके दिमाग में आया होगा कि ठोस जैसे नमक, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि नमक क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो उस ठोस को हमने जल में घोल दिया, या किसी अन्य ठोस को एंथ्रेसीन को या नेप्थलीन को हम घोल रहे हैं किसी विलायक में, तो क्या होगा, जब NaCl को हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा? जब हम NaCl को जल में घोलेंगे तो Na क्या होता है, प्लस, और Cl क्या होता है, माइनस। यही तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो जब जल में घोलेंगे तो जल भी कैसा होता है, जल में ये होता है कि जल में हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन कर लेता है चीटिंग थोड़ी सी, और थोड़े से ये जो शेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके तरफ खिसक जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, जिसकी वजह से जल का अणु भी कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। और फिर इस NaCl को जब ये टूट जाएगा तो Cl माइनस आयन को इसके जो नेगेटिव पार्ट वाले हैं वो इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे, पॉजिटिव पार्ट वाले इसको पकड़ लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से Cl माइनस को कौन पकड़ लेगा, उसका जो H2O अणु का जो धनात्मक सिरा है वो पकड़ लेगा, और Na प्लस को कौन पकड़ लेगा, उसका जो अणु का ऋणात्मक सिरा है वो पकड़ लेगा, जिससे क्या होगा, वो उसमें आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं और अध्रुवीय में घुलते हैं। यानी कि इसमें एक रूल लागू होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, बिना गुण मिले दोस्ती नहीं होती है। देखिए हमेशा अगर प्रकृति का भी यही नियम है कि एक जैसे पक्षी एक साथ उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं। देखा होगा कि कौवे कौओं के साथ जाएंगे, हंस हंसों के साथ जाएंगे, हैं? ऐसा तो नहीं है कि हंसों के झुंड में कौवे घूम रहे हों। मतलब एक वर्ग होता है भाई। जैसे ही NaCl H2O के पानी में हम मिलाएंगे तो H2O के अणु उसका क्या करेंगे, स्वागत, आ जाओ भाई दोस्तों, तुम हमारे ही जैसे हो, हम और तुम एक जैसे हैं, तो आ जाओ, हम लोग आपस में मिक्स हो जाते हैं, राइट। जब इसी जल में अगर हम नेप्थलीन को घोलें, नेप्थलीन एक कार्बनिक यौगिक है और पूर्णतया कैसा है, अध्रुवीय है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। तो जैसे ये पानी में जाएगा और पानी में हमने डाला तो पानी के अणु कहेगा कि भैया कहाँ से आ गए और तुम कौन हो, यहाँ क्यों चले आए। मीन्स नेप्थलीन पानी में नहीं घुलेगा, यानी कि पानी उसको नकार देगा। तो फिर नेप्थलीन को कौन घोलेगा,
तो कहेगा कि अपनी बिरादरी में जाओ, जो तुम्हारी बिरादरी के लोग हों उनके साथ घुलो जाके। तो नैप्थलीन जाएगा बेंजीन के पास, बेंजीन कहेगा कि आओ भाई, तुम भी जैसे वैसे ही हम भी, हम दोनों आपस में मिलके घुल जाते हैं और विलयन बना लेते हैं। तो एक चीज़ तो ये आई कि विलेय और विलायक की प्रकृति पर भी विलेयता निर्भर करती है। अगर एक जैसे विलेय और विलायक की प्रकृति होगी तो वो घुल जाएंगे, ध्रुवी ध्रुवी में घुलेगा और अध्रुवी अध्रुवी में घुलेगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई, क्लियर है। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि ये घुलन की क्रिया होती कैसे है। अब आती है अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप का विलेयता पर प्रभाव। सामान्यतः हम देखते हैं कि जैसे ताप बढ़ाएं अगर तो विलेयता बढ़ जाती है, लेकिन हमेशा यह सही नहीं होता है। ताप बढ़ाने पर विलेयता कभी कभी घट भी जाती है। कई विलयन ऐसे हैं जिनमें ताप बढ़ाने पर विलेय पदार्थ की विलेयता जो है विलायक में घट जाती है। कैसे, देखिए, जैसे ए पदार्थ है, ठीक है, उसको हमने जल में घोला तो बी ए एक्वस बनेगा, जाके उसके कण काई के साथ घुलने लगेंगे, जल के साथ मिलने लगेंगे, तो उसमें धीरे धीरे ए की मात्रा बढ़ने लगेगी, यानी कि जल योजन उसका होने लगेगा। लेकिन जैसे ही मात्रा एक निश्चित टाइम पे घुलती जाएगी, फिर क्या होगा, फिर वो उसके अणु आपस में टकराकर वापस अपनी उसी अवस्था में आने लगेंगे, यानी आणविक अवस्था में आने लगेंगे। फिर धीरे धीरे दोनों तरफ से ये साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी, यानी कि ए तुम्हारा घुल के जलीय ए बनाएगा और जलीय ए फिर से उसको आणविक रूप में परिवर्तित कर देगा। तो ये स्थिति जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है तभी उसकी सैचुरेट अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर और ज़्यादा विलेय पदार्थ उसमें नहीं घोला जा सकता। ठीक, अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर जल योजन की क्रिया आपकी एक्सोथर्मिक है, यानी कि अगर जल घोलने पर उसमें से ऊष्मा निकल रही है, तो और ज़्यादा ताप बढ़ाने पर वो उसकी जो साम्य अवस्था है किधर, या पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। अगर ऊष्मा निकल रही है तो साम्य अवस्था पश्चिम दिशा की ओर जाएगी, पीछे की ओर जाएगी। ये चीज़ हमने लासा तेलिए नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया था कि ताप, दाब और सांद्रण का प्रभाव उन्होंने किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर जो पड़ता है, तो क्या बताया था, अगर ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है और अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, साम्य अवस्था पीछे की ओर जाएगी। यानी कि अगर ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकल रही है और हमने ताप बढ़ा दिया तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, हैं। और अगर ऊष्मा शोषी है, यानी कि ऊष्मा की रिक्वायरमेंट है, यानी कि माइनस की है एनर्जी, तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर साम्य अवस्था अग्रदिशा की ओर जाएगी, यानी कि विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक, इसके कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट को अगर जल में घोलते हैं तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, जिससे क्या होगा कि ताप बढ़ाएंगे तो उसकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी। और कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इनको अगर जल में घोलेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा निकलती है। ये तो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। चूने को अगर हम पानी में डालते हैं तो ऊष्मा निकलती है, जिससे क्या होगा कि उसकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घट जाएगी। ऊष्मा क्षेपी है तो घट जाएगी और ऊष्मा शोषी है तो बढ़ जाएगी। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब दाब का प्रभाव, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए, जो ठोस होते हैं उनके अंदर संपीड़ितता बिल्कुल नगण्य होती है, यानी कि उनको और ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से जल को भी बहुत ज़्यादा संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इस ठोसों की विलेयता पर जलीय विलयन में दाब बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब है गैस की द्रव में विलेयता। तो गैसें भी द्रव में घुली हुई होती हैं। जैसे अगर हम देखें तो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, समुद्री जल में भी ऑक्सीजन होती है। एक्चुअल में समुद्र का जो जलीय जीवन होता है
वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से ही होता है। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं घुली हुई होगी तो क्या होगा, जलीय जीव जंतु मर जाएंगे, है ना। तो ये डिपेंड काहे पे करती है, ये जो ऑक्सीजन की जो विलेयता जल में है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की या किसी गैस की जो विलेयता द्रव में होती है, वो काहे पे निर्भर करती है, वो निर्भर करती है बहुत ज़्यादा दाब पर और ताप पर। दाब और ताप पर ये निर्भर करती है। किसी गैस की द्रव में विलेयता ताप और दाब पर निर्भर करती है। तो दाब पर किस तरीके से निर्भर करती है, अगर हम देखें कि ये आपका कोई ये मान लीजिए जल है, ठीक, और ये आपकी कोई गैस के अणु हैं। तो ये गैस इस जल में या इस द्रव में घुली हुई रहेगी, इसका प्रेशर P है, ठीक है। अब इसी प्रेशर को हमने ये पिस्टन है और इसको हमने क्या किया, नीचे की तरफ दाब लगाया और ये कहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया। अब क्या होगा बताओ, अब ये होगा कि ये जो गैस की मात्रा जो अभी तक यहाँ पर उठी हुई थी, इसका गैस का आयतन कम हुआ, तो गैस का ये दाब बढ़ने से क्या होगा, गैस की जो मात्रा है वो द्रव के अंदर घुल जाएगी, जाके घुल जाएगी, जिससे विलेयता, सीधी सी बात है, दाब बढ़ाने पर बढ़ गई। यानी कि ये हम देख रहे हैं कि दाब अगर हम लगाएं तो किसी भी द्रव में गैस की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि विलेयता बढ़ जाती है। इसके उदाहरण हैं सोडा वाटर की बोतल या जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं, वो देखिए अधिक दाब पर गैस बंद की जाती है और जैसे ही उस ढक्कन को हम हटाते हैं दाब कम हो जाता है, और दाब कम हो जाता है तो गैस क्या आने लगती है, बाहर आने लगती है। तो यही हेनरी का नियम है, क्या कि M प्रोपोर्शनल टू आंशिक दाब, यानी गैस जो दाब डाल रही है इसके ये समानुपाती होता है। गैस की मात्रा उस पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है, यानी जो आंशिक दाब है वो उसकी गैस की मात्रा के समानुपाती होता है। विलेयता से मतलब जितनी मात्रा उसमें घुल गई जाके वही तो होगी जाके। अच्छा, इसमें थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और है, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ये हेनरी ने बताया। अभी पूरी तरीके से उनके नियम पे नहीं पहुँचे हैं। अच्छा, मोल प्रभाज को ज़रा सा समझते हैं। तो मोल प्रभाज क्या होता है, मान लीजिए कोई गैस है, गैस का मोल प्रभाज क्या होगा, Xg बराबर, Xg से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Xg बराबर क्या होगा, गैस के मोल बटे गैस के मोल प्लस जल के मोल या जो भी द्रव विलायक है उसके मोल, यही तो होगा मोल प्रभाज। अब हमें ये बताओ कि अगर गैस की मात्रा उसमें बढ़ रही है, किसमें, मोल अंश का मतलब क्या होगा, अगर इसके H2O के मोल प्रभाज को पूछें तो XH2O बराबर क्या होगा, NH2O बटे Ng प्लस NH2O, यही तो होगा जाके। अगर गैस की मात्रा द्रव में बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मोल प्रभाज भी तो बढ़ रहा है। अगर गैस की मात्रा कम हो रही है तो किसका मोल प्रभाज बढ़ रहा है, विलायक का मोल प्रभाज बढ़ रहा है। यानी कि मोल प्रभाज और ये मात्रा एक दूसरे के समानुपाती हैं कि नहीं। मोल अंश से मतलब प्रैक्टिकली हुआ तो मात्रा ही जाके, भाई किसी विलयन में विलेय के मूल अंश अगर ज़्यादा हो गए तो विलायक के मूल अंश कम हो जाएंगे, अगर विलायक के ज़्यादा हो गए तो विलेय के। तो विलेय पदार्थ की जितनी ज़्यादा मात्रा उस विलायक में घुली हुई है तो उसका मोल प्रभाज भी उसके समानुपाती उतनी ज़्यादा उसका मोल अंश हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं,
एक्स जी प्रोपोर्शनल टू पी। यही हेनरी का एक्चुअल नियम है। मतलब किसी विलयन में गैस का मोल प्रभाव स्थिर ताप पर उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। दैट्स ऑल, यही है, इतना ही हेनरी का नियम है। तो इसका मतलब क्या हुआ जाके, वो जो दाब है वो काय के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू एक्स जी। ठीक है, अब इसको काय से गुणा कर देंगे, के एच से, तो P इक्वल टू के एच इंटू एक्स जी, जहाँ H क्या है, H है आपका हेनरी स्थिरांक। अब बात समझ में आई, जहाँ पर P तुम्हारा गैस का आंशिक दाब है और एक्स जी क्या है, मोल प्रभाज है, और के एच है हेनरी स्थिरांक। यही हेनरी का नियम है। यानी कि ये तुम्हारा हुआ जाके एक्स जी बराबर P अपॉन के एच। अब जैसे A समानुपाती B है, अगर A समानुपाती B है, यानी कि A अगर बढ़ेगा तो B भी उतना ही बढ़ेगा। और अगर इसके बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसा होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, इधर A है और इधर B है। ऐसे ही तो प्राप्त होता है गणित में, प्रवणता जिसको कहते हैं। ये एंगल कितना है, थीटा है। तो वैसे ही P प्रोपोर्शनल टू एक्स जी है, तो P और मूल प्रभाज, गैस के मूल प्रभाज के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। यानी कि जैसे जैसे एक्स जी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे दाब का मान हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें विलेयता बढ़ानी है तो हमें दाब का मान बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, टेन थीटा बराबर P अपॉन एक्स जी, यही तो होता है, A अपॉन B। तो ये हो गया इसका स्लोप। अब बात आती है टेम्परेचर की। तो कुछ गैसों के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, KH का मान बढ़ता है। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी कांस्टेंट का मान टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। तो अब सोचो कि अगर ये KH का मान बढ़ेगा तो X का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, XG का मान घटेगा, यानी कि गैस की विलेयता घटेगी, उसका मोल प्रभाव घटेगा। ये विलोमानुपाती होता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे विलेयता घटेगी। यही कारण है कि जैसे पूछा जाता है कि ठंडे पानी में जलीय जीव ज़्यादा रहते हैं और गर्म पानी में कम। इसका कारण क्या है, ठंडे पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसकी विलेयता अधिक होती है। अगर प्रेशर को स्थिर रख दिया जाए और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो गैस, घुली हुई गैस बाहर निकलकर भाग जाएगी, राइट। तो जो जलीय जीव, जैसे मछली जो रहती है पानी में, तो ठंडे जल में उसकी जीवन प्रत्याशा अधिक होती है और गर्म जल में मछली मर जाती है। क्यों मर जाती हैं, जैसे पानी अगर गर्म होने लगे तो मछलियाँ मर जाती हैं। जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीजन जब बाहर निकल जाएगी तो मछली को सांस लेने में दिक्कत होगी, तो वो मर जाएगी, राइट। अच्छा, यहाँ तक ये आपका हेनरी का नियम होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग तो सोडा वाटर की बोतल है। सोडा वाटर की बोतल में जैसे जैसे दाब हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैस उसमें घुलती जाती है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया जाके। जैसे ही हम दाब हटाते हैं वैसे ही क्या होता है, गैस ऊपर निकल जाती है। तो ये सिद्ध होता है कि हेनरी का नियम, यानी कि दाब प्रोपोर्शनल टू विलेयता, यानी विलेयता घट जाएगी। अगर दाब कम कर लिया जाएगा तो विलेयता घट जाएगी, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिकल लाइफ में
जो अनुप्रयोग है इसका वो है गोताखोरों के लिए। गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो यहाँ पर हमारा दबाव कितना है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 वायुमंडल है, और पानी में जब जाते हैं तो दबाव बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे दबाव बढ़ता चला जाएगा। पानी का दबाव हमारे शरीर पर बढ़ता जाएगा, और दबाव बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, जब दबाव बढ़ता जाएगा तो नाइट्रोजन की मात्रा जो हम लोग सांस लेते हैं वो नाइट्रोजन की मात्रा ब्लड में अधिक हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की मात्रा जब अधिक हो जाएगी और जब गोताखोर लोग बाहर आएंगे तब क्या होगा, दाब हटाने से, यानी दाब कम हो गया तो दाब हटने से क्या होगा, वो गैस बाहर निकलेगी। कहाँ से, ब्लड से। सोच के देखो, जैसे सोडा वाटर की बोतल है यानी थम्सअप की बोतल है, हम उस पर दाब लगा रहे हैं, जैसे जैसे दाब लगाते जा रहे हैं गैस की मात्रा उसमें बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, यानी गैस की विलेयता उसमें बढ़ रही है। तो हम ये उससे अगर कंपेयर करें इस एग्जाम्पल से, तो उस बोतल को अगर हम नीचे लेके जाएं पानी में समुद्र के अंदर, तो जैसे जैसे बोतल नीचे जाएगी दाब बढ़ेगा, यानी कि उसमें गैस की मात्रा घुलती चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घुलती चली जाएगी, राइट। अब जब हम बोतल को बाहर ला रहे हैं तो उसका दाब कम हो रहा है, दाब कम हो रहा है, यानी कि जैसे हमने बोतल को बाहर खोला तो गैस कैसे बाहर निकलती है, बुलबुलों के रूप में निकलती है कि नहीं निकलती है, हैं, बुलबुलों के रूप में निकलती है। तो वैसे ही सोच के देखो कि जब कोई मनुष्य यानी गोताखोर जो पानी के अंदर गया हुआ है, पानी के अंदर जब जा रहा है तब जो ऑक्सीजन वो लेता है दबाव की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा उसके ब्लड में घुलती चली जाती है। फिर जब वो बाहर आता है तो क्या होता है, जिस तरीके से सोडा वाटर की बोतल से गैस निकलती है, ठीक ऐसे ही शरीर में जो रक्त घुला हुआ होता है उसमें जो गैस घुली होती है, रक्त होता है उसमें जो गैस घुली होती है उससे भी गैस उसी तरीके से बाहर निकलती है, जिससे क्या हो जाता है, बबुल 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 बनने लगते हैं ब्लड में। और इतना होता है कि बहुत तो पीड़ा होती है और बेंट इफेक्ट हो जाता है और इंसान मर भी सकता है। इसलिए नाइट्रोजन की जगह उसमें क्या मिला दिया जाता है, हीलियम मिला दिया जाता है। हीलियम एक ऐसी गैस है जिसकी की द्रव्य विलेयता सबसे कम होती है। तो नाइट्रोजन की जगह हीलियम मिलाने से वो ब्लड में उतनी ज़्यादा नहीं घुलती है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत नहीं होती है, यानी गोताखोर जिंदा बच जाता है, राइट। तो ये दो तो तुम्हारे अनुप्रयोग हो गए हेनरी के नियम के। देखिए एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का है, सड़े अंडे जैसी गंध वाली H2S गैस गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है यदि H2S की जल में विलेयता 0.195 मोलल है तो हेनरी स्थिरांक की गणना करिए। ये सवाल है, तो सवाल लगाने के लिए सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल को हमें हेनरी स्थिरांक का फार्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। वो क्या होता है, P = KH × XG। अब सवाल में दिया क्या क्या गया है, सड़े अंडे जैसी गंध वाली H2S गैस। H2S की जो गैस होती है वो बहुत ही ज़्यादा बदबू, ये आपने देखा होगा कि लैब में जो किप्स और एपरेटस नहीं होता है, प्रैक्टिकल करने जाते हो तो मटका जैसा रखा होता है, एक के ऊपर आधा, उसमें बनाई जाती है। और बनाई कैसे जाती है, जो जिंक सल्फाइड होता है ZnS के टुकड़े उसमें सबसे नीचे वाले में डाल दिए जाते हैं और ऊपर से भर दिया जाता है H2SO4। तो एक तो हमें H2S गैस प्राप्त होती है प्लस जिंक सल्फेट। इस तरीके से ये हमें H2S गैस, जब जिंक सल्फाइड को हम डालते हैं काय में, उसमें किप्स उपकरण में, तो हमें H2S गैस प्राप्त, बहुत बुरी बदबू आती है इसमें। आप बगल से निकल जाओ तो बिल्कुल काले नमक और खट्टे पट्टे टाइप की बड़ा गंदी सी स्मेल आती है। उस H2S की बात करी जा रही है। तो उस H2S को जब हमने काय में डाला, जल में घोला, तो विलेयता कितने मोलल यानी मोललता दी गई है। क्या दिया गया है, मोललता, ललता।
मोललता बराबर कितनी दी गई है? 0.195। यही तो है। अब हमें ये बताओ मोललता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम। मोललता की परिभाषा क्या होती है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यानी कि ये मोल हो गए काहे के? मोल प्रति किलोग्राम है, तो ये किसके मोल हमें प्राप्त हो गए? H2S गैस के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई। और हमें निकालना क्या है? Xg निकालना है और ये प्रेशर निकालना है। दो चीज़ें निकालनी हैं, ठीक है। तो प्रेशर निकालना है और इसमें एक चीज़ और दी गई है, STP पर ये सवाल है। STP पर क्या पे? STP पर। अब हमारा क्या रह गया? अब हमें निकालना है, इसके मोल तो हमें प्राप्त हो गए, यानी Xg बराबर क्या होगा जाके? Ng बटे Ng प्लस NH2O। यही तो होगा जाके। अब H2O के हमें क्या निकालने हैं? मोल निकालने हैं। तो H2O के मोल निकालो भाई। H2O का वजन कितना हो गया? H2O का भार बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम हो गया जाके H2O का भार। अब H2O का अणुभार क्या होता है? 18। तो NH2O बराबर 1000 बटे 18। तो H2O के मोल कितने हो गए जाके? 55.5 मोल। अब दोनों के मोल हमें पता चल गए। अब क्या चीज़ की आवश्यकता रह गई है बताओ? प्रेशर। तो ये STP पर, STP पर क्या मतलब होता है? STP पर कितना होता है प्रेशर? P बराबर 1 बार, 1 बार होता है। ये चीज़ हमें क्या है? पता है। तो कुल मिला के अगर सवाल लगाना है तो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, यानी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जिसमें से सबसे पहले तो हमें निकालना क्या है? KH निकालना है, यानी कि हेनरी स्थिरांक निकालना है। हमारे पास प्रेशर हमने पता लगा लिया कि STP पर कितना होता है? 1 बार होता है। उसके बाद Xg यानी कि हमें क्या निकालना है? मोल प्रभाज निकालना है। किसका? गैस का और पानी का। मोलों की संख्या निकालनी है, गैस की और पानी की, और तभी हम मोल प्रभाज निकाल पाएंगे। तो उसके चूँकि मोललता दी गई है, मोललता, तो मोललता बराबर इतनी दी गई है, तो मोलों की संख्या तो इतनी हो गई। और प्रति किलोग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम जल में इतने ग्राम H2S घुली हुई है। तो जल का भार कितना हो गया? 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम हुआ जाके। और 1000 ग्राम को अगर हमें मोल में बदलना है तो NH2O बराबर 1000 बटे 18। 18 का भाग लगाएंगे तो 55.5 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम कहाँ रख दें? आके तीनों यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो P बराबर KH इंटू Xg, Xg की जगह पे लिखेंगे Ng बटे Ng प्लस NH2O। तो P की वैल्यू तो हो गई 1 रख दो। KH इंटू Ng की वैल्यू कितनी है? 0.195। इतनी तो दी गई मोललता, 0.195 बटे फिर से 0.195 प्लस 55.55। अब KH की वैल्यू ये तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? इसकी वैल्यू आएगी 289.5। अब बताओ इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। सारी चीज़ें क्लियर हैं? STP पर सड़े अंडे जैसी गंद वाली गैस है। ये स्टार्ट में हम STP लिखना भूल गए थे, ठीक है। अगर सारी चीज़ें हमें पता हों तो सवाल लग जाएगा।
एक सवाल और है आपके लिए। 298 केल्विन ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान इतने पास्कल है। 500 ml सोडा जल 2.5 एटमॉस्फेयर दाब पर बंद किया गया है। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा की हमें गणना करनी है। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे? इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें क्या चीज़ दी गई है और क्या चीज़ हमें चाहिए। तो देखिए टेम्परेचर दिया गया 298 केल्विन, फिर दिया गया है हेनरी स्थिरांक का मान यानी KH बराबर 1.67 × 10⁸ पास्कल। साथ में हमें आंशिक दाब भी दिया गया P बराबर है 2.5 एटमॉस्फेयर। अब ये चीज़ें हमें मिल गई हैं। अब पूछा क्या गया है हमसे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी घुली हुई है 298 केल्विन ताप पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हेनरी के नियम को अप्लाई करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकालने के लिए P = KH × xCO2, जहाँ P का मान हमें पता है, KH का पता है, xCO2 का मान हमें निकालना है। अब समस्या ये है कि ये जो KH है इसकी दाब की यूनिट और इसकी जो यूनिट है ये दोनों, ये पास्कल में, ये एटमॉस्फेयर में है। तो इनको हम जब तक समान नहीं करेंगे तब तक हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि इसको जैसे 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है, तो इसको हम बदल देंगे पास्कल में। किसको? P को हम एटमॉस्फेयर से पास्कल में बदल देंगे। तो इसमें हम गुणा कर देंगे 1.01 × 10⁵ पास्कल का। अब गुणा करने के बाद ये वैल्यू उठाकर इस समीकरण नंबर 1 में यानी कि P = KH × xCO2 वाले में रख देंगे। तो इसको हम इस तरीके से जब रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल प्रभाज का मान, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.517 × 10⁻³ आ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज आ गया, लेकिन यहाँ से हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकालनी है, कितनी मात्रा घुली हुई है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। देखो पूरा हम लगवा चुके हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बटे कार्बन डाइऑक्साइड मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, इन समस्त मोलों की संख्या। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल तो हमें पता हैं, मोल प्रभाज पता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के मोल भी हमें पता नहीं है, यानी कि मोल निकालें, और जल के मोल भी हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे जो दिया गया है 500 ml सोडा जल, तो जल का कितना दिया गया है 500 ml। अब जल का घनत्व कितना होता है 1 ग्राम प्रति ml, यानी जल के लिए अपवाद होता है V और W बराबर हो सकता है। फिर भी हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, M = D × V, यानी कि द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणित आयतन। ये सभी लोगों को पता है। W की वैल्यू यहाँ पर अगर हम D का मान 1 रख दें और V की वैल्यू रख दें तो 500 आ जाएगा। तो W = 500 ग्राम ये आपका आ गया। फिर इसको हम मोल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, जल के अणुभार से इसमें भाग लगाएंगे तो 500/18। अब ये सारी वैल्यूज़ उठाकर हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। यहाँ पर ये हम रख रहे हैं जल का मोल प्रभाज, जो कि यहाँ से निकला है 1.517 × 10⁻³ ये वैल्यू रख दी। इसके बाद NCO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल हमें निकालने हैं। इसके बाद नीचे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल प्लस जल के मोल 500/18। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज है वो इतना कम है जल के मोलों की तुलना में। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल भी कम होंगे जल में, और इतने कम होंगे कि नीचे वाली वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। जब हम इसको नगण्य मान ले रहे हैं तो ये हमारा यहाँ से ये NCO2 हट जाएगा, यानी कि CO2 के मोलों की संख्या नीचे से हटा दी जाएगी। तो 1.517 × 10⁻³ NCO2/500 × 18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या निकल आएगी 0.04। हमें पता है तुमको जाने की जल्दी है, चिंता न, बस 1 मिनट और लगेगा, बस समझ में आ जाएगा। सो ही ख़त्म करते हैं। तो W की वैल्यू, अब हम ये मोलों की संख्या हमें पता चल गई तो हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अणुभार का गुणा कर देंगे, यानी कि 0.04 × 44 कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार होता है, इसका गुणा करेंगे तो सॉल्व हो गए 1.76 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके 2 सवाल आज के हुए जाके, हेनरी का नियम हुआ जाके विलेयता, और ये हेनरी का नियम आज आपका
यहाँ पर समाप्त होता है। सो थैंक यू वेरी मच। मज़ा आया होगा पढ़ने में, और इसकी रिवीजन आप करते रहिए घर से, मज़ा आपको आता रहेगा।